बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान अपने नए लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व एहसान से आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, उसका दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, यानी एक सरफेस है। इससे पहले तो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन में आपको बताना ज़रूरी है, फिर उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो क्या होती है कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई एक एक्स एक्सिस समझ लें या कोई भी एक्सिस है और उसके अराउंड कोई इस तरह की क्या उसे कहते हैं, कोई बॉडी है जो रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है, रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में ऐसे, तो उसकी रिवोल्यूशन से जो एक सरफेस क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आई है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सरफेस ऑफ बड़े नॉर्मल वर्ड्स में, फिर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी लिख दूंगा कि किसी भी एक्सिस के या लाइन के विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक लाइन और एक्सिस अगर कोई बॉडी है जो रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से भी, इस डायरेक्शन में भी, या फिर इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वो रिवॉल्व कर रही है और उसकी रिवोल्यूशन से जो एक सरफेस क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। अब ये बताना ज़रा एक खासा मुश्किल काम है इस 2D डायमेंशन में, तो मैंने एक गूगल के ऊपर इस तरह की पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है, या उसको देख लें कि ये एक लाइन है रेड कलर की, इसके विद रिस्पेक्ट टू दिस ये एक सरफेस जो है वो इसके इर्द गिर्द एक ये शेप जो है वो रिवॉल्व कर रही है और उसके मोमेंट से जो है वो एक सरफेस जनरेट हो रही है और इसलिए इसको कहते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बेहतर क्लियर हो गया होगा। तो अब इसका हमने मालूम करना है सेंटर ऑफ मास। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, बुक से ही देख के लिख देते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि द सरफेस formed by the rotation of a plane curve about a line in its plane is called surface of revolution। जैसी जो कोई प्लेन है जो एक ही लाइन के रिस्पेक्ट से रोटेट कर रहा है, तो जो एक सरफेस क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। अब हम उसका मालूम करते हैं सेंटर ऑफ मास कैसे मालूम करते हैं। इससे पहले हमने एक पढ़ा था थ्योरम कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए प्लेन रीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तकरीबन उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है और उससे मिलता जुलता ही रिजल्ट हमें मिलेगा। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे मैं अपने सुनने वालों को, जो सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी तरह अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, लाइक करें, और यही आपका हमारे साथ सबसे बड़ा कोऑपरेशन भी है। तो ये हमारे पास एक मैंने ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन, इसको हम कह देते हैं दिस इज एक्स एक्सिस
और इसको हम क्या देते हैं, वाई एक्सिस। और यहाँ पे हमारे पास एक ये कर्व है, इसको हम क्या देते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। और ये जो कर्व है ये फ्रॉम पॉइंट इस ए से लेके इस पॉइंट बी तक एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, यानी ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये कहाँ से कहाँ तक है एक्स एक्सिस पे, दिस इज फर्स्ट कर लें, दिस इज फ्रॉम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज पॉइंट एक्स इज इक्वल टू बी। तो इसकी जो लिमिट है, जो इसकी एक्सेस है, दैट इज फ्रॉम ए टू बी है। तो इस रीजन का अब हमने मालूम करना है सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पूरे रीजन को छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रिप्स में या थिन स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, और जिसका मास dm के बराबर होगा। और फिर उस एक छोटे से स्ट्रिप का जो सेंटर ऑफ मास है वो हम मालूम करते हैं, और उसको सारे जितने भी इसको हमने तकसीम किया हुआ होता है, फिर उनको इंटीग्रेशन मेथड से इंटीग्रेट करके उसका निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक छोटा सा थिन सर्कुलर एरिया है, ठीक है जी। और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसका कलर दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये डिफरेंशिएट रहे। ठीक है जी, इधर भी कर लेते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा थिन सर्कुलर स्ट्रिप आ गई। इसका हम फर्ज कर लेते हैं जो मास है दैट इज इक्वल टू dm, और इसकी ये जो विड्थ है इसको हम फर्ज कर लेते हैं दिस इज ds। क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है तो इसलिए हम इसको ds से शो कर रहे हैं। और इसकी जो हाइट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको हम डिनोट कर देते हैं y से। ये जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट कर देते हैं, ये हो जाएगा y। और इसी तरह ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम डिनोट कर देते हैं x से। ये और ये तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ये x हो गया फ्रॉम ओरिजिन, और ये y हो गया। और इस ओरिजिन को हम o से डिनोट कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमने अब तक यहाँ पे चीज़ बनाई है, और इसको हम क्या देते हैं, इसको अब हम थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर लेते हैं अंग्रेज़ी में, क्योंकि इसको डिस्क्राइब किए बगैर आपका थ्योरम और आर्टिकल कंप्लीट नहीं होता। ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिया ये सारी कहानी के दिस सरफेस, ये तो हमने डेफिनेशन लिखी हुई थी। अब यहाँ पे हमने लिखा कंसिडर अ प्लेन कर्व, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर वैल्यू ऑफ x चेंजेस फ्रॉम दिस x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b एंड लेट द रोटेशन एक्सिस इज x एक्सिस। इस पॉइंट के एक्सिस के अबाउट ये जो कर्व है ये रोटेट कर रही है इस तरीके से, ठीक है जी। तो अगर ऐसा है तो फिर इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगी, और x हम फाइंड आउट करते हैं यानी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट,
that is equal to integral x dm from a to b divided by integral dm from a to b। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और अब हम आगे कहते हैं कि हम इस पूरे जो रीजन है कर्व का, इसको छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं। we divide the region of the curve into thin circular strips या slices, जो भी आप कह लें, as shown in the figure। ठीक है जी। तो अगर अब ये वाली सिचुएशन है तो फिर हम क्या कहते हैं, हम यहाँ से अब हम इसका डीएम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम सिर्फ डीएम फाइंड आउट करके लिख दें और इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इफ रो इज द डेंसिटी, कांस्टेंट है, इज द डेंसिटी ऑफ the thin circular slice, then रो किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। दिस इंप्लाइज रो इज इक्वल टू डीएम डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया किसके बराबर होता है, यहाँ पे देख लें, हम यहाँ पे फिलहाल लिख देते हैं एरिया। तो दिस इंप्लाइज डीएम इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय एरिया। दिस इंप्लाइज डीएम इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय, अब जो सर्कुलर ये स्ट्रिप है हमारे पास, ये वाली स्ट्रिप है जिसको हमने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, ये एक सर्कुलर स्ट्रिप है। तो इसका एरिया अगर हमें मालूम करना हो और ये अंदर से खाली है, उस तरफ भरी हुई नहीं है, ये याद रहे, तो फिर इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा इसका सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। ये हम पिछले भी कुछ क्वेश्चंस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे आई थिंक कि अगर इस पर आपको कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। फिर भी आप हमारी पिछली वीडियोस देखकर इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज डीएम इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय, अब सरकमफेरेंस क्या है, तो सर्कुलर रीजन का होता है 2 पाई आर, और आर हमारे पास है यहाँ पे वाई के बराबर, ये वाला वाई, और थिकनेस हमारे पास है डेल डी एस। दिस इम्प्लाइज डीएम हमारे पास आ गया रो 2 पाई वाई डी एस, ये हमारे पास आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डीएम होता है, तो एक्स तो वैसे रहा, डीएम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, रो 2 पाई वाई
ds from a to b divided by इंटीग्रल dm, और dm की जगह आ जाएगा रो टू पाई y ds from a to b. दिस implies यहाँ से रो टू पाई ये आ गया बाहर, बाकी क्या रहेगा इंटीग्रल, और आप देखें ये x और y को मल्टीप्लाई कर दिया इंटू ds आ गया फ्रॉम a टू b डिवाइडेड बाय, इधर से भी रो टू पाई बाहर आ गया, रो टू पाई इंटीग्रल y ds फ्रॉम a टू b. तो यहाँ से ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से और कैंसिल हो गया. तो देयरफॉर जो हमारे पास रिजल्ट आया वो हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंट्रॉइड ऑफ द कर्व इज इंटीग्रल x y ds from a to b divided by integral y ds from a to b, which is the required result. आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. ये जो रिज़ल्ट है इसको आपने याद रखना है, आने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस में इस रिज़ल्ट की एप्लीकेशन होगी. स्टूडेंट अगर लेक्चर पसंद आया है तो मस्ट अप्रिशिएट और कमेंट कीजिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.